हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रोशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वेवियंस पर। और आपके लिए लेकर के आया हूं एक बड़ा ही शानदार सीयूईटी का कोर्स, जिसमें कि हम लोग पहले लेक्चर में रिलेशन के बारे में पढ़े थे, जाने थे कि रिलेशन क्या होता है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो ज़रूर एक कमेंट करिएगा। और बाकी भी जो आपके मित्र होंगे, जो फ्रेंड्स होंगे, उनको थोड़ा आप लोग शेयर करिएगा, है ना। क्योंकि जब संबंध बन रहे हैं तो अच्छे से बनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, है ना। तो इसको और गहरा और मजबूत बनाया जाए, ठीक है। तो इस सेकेंड लेक्चर में मेन जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इस टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग पहला जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे इम्पटी रिलेशन से, मतलब कि रिक्त समुच्चय से, है ना। मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कुछ रिलेशन जो भी कंडीशन दिए गए हैं उन कंडीशन पे दो लोगों के बीच कोई जो है कि बोल सकते हैं कि रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। मान लीजिए कि भारत और चाइना हमारे इस समय के दो देश हैं। हम भारत के हैं, एक हमारे सामने वाले पड़ोसी हो गए चाइना के हैं। तो अब मान लीजिए कि हम दोनों के बीच में मीटिंग हो रही है, और मीटिंग में अगर हम दोनों के बीच में कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है ना, गिवन जो भी शर्त दिए जा रहे हैं, जो भी कंडीशन लगाए जा रहे हैं, उस पर कोई रिजल्ट अगर नहीं आ पा रहा है, तो वो रिलेशन कैसा कहलाएगा? इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। अब हमने आपको बहुत ही बेसिक आसान भाषा में समझाने का कोशिश किया। हालांकि हम पढ़ करके देखते हैं कि हमने इम्पटी रिलेशन को क्या लिखा हुआ है। तो हमने लिखा है कि लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पटी सेट एंड नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। कह रहा है कि ए और बी दो सेट हैं, और इन दोनों सेट में सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा है, तो बोला जाएगा कि ये जो रिलेशन है वो क्या हुआ? इम्पटी रिलेशन हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक सवाल लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 6, 8, 10 एंड लेट हमारा सेकेंड सेट है बी। इसमें दो एलिमेंट दिए गए हैं 13 एंड 15, ठीक है। 13 एंड 15 दो एलिमेंट दिए गए हैं। तो मैं ये देखूंगा कि जो दो सेट हमको दिए गए, इसमें जो एलिमेंट दिए गए, उनके बीच क्या रिलेशन बनाने को बोला जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि आप रिलेशन इस प्रकार से बनाइए। ऑर्डर पेयर आपको इस अनुसार से बनाना है कि ए और बी का संबंध दिया गया कि सेट ए और बी से है, और बताया गया कि ए माइनस बी इज इवन, है ना। ए माइनस बी इज इवन आना चाहिए यार। अब एक बात बताओ तुम, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सेट ए और बी को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेट ए में 6, 8, 10 है। सेट ए में क्या है? 6, 8, 10 है। और सेट बी में 13 और 15 है। बड़ा ही चालाकी से यह सवाल दिया गया है कि सेट ए में तीनों नंबर जो हैं वो इवन है। तीनों नंबर क्या है? 6, 8, 10 क्या है? इवन है कि नहीं है? अच्छा, ठीक बात है कि 6, 8, 10 तो इवन है। और सेट बी में ये जो दोनों एलिमेंट है ये ऑड है। और रिलेशन इस प्रकार से बनाना है कि ए माइनस बी क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। ए माइनस बी इज इवन। अब एक बात बताइए कि ए कहाँ से लेंगे? सेट ए से लेंगे। दिया गया है कि ए का संबंध सेट ए से है। तो जब ए का संबंध सेट ए से है तो एक तरीके से मैं देखूं तो ए हमारा इवन है, और बी का संबंध सेट बी से है तो बी हमारा ऑड है। तो जब कभी भी मैं इवन माइनस ऑड करने वाला हूं, मुझे क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई भी इवन नंबर उठा के देखो, मैं इसी सेट से उठा लेता हूं 6, और 6 में से 13 को घटाता हूं, बताओ क्या आएगा? -7 आएगा। तो यार देखो, मुझे ना इवन नंबर मिलने वाला है नहीं। आप इस बात को समझो कि ऑड में से इवन घटाएं या इवन में से ऑड घटाएं। हालांकि यहाँ पे इवन में से ऑड घटाना है, और हमें यहाँ पे इवन नंबर मिलते हुए नज़र आ नहीं रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हम कुल मिला के निर्णय लेंगे कि देखो यार, संबंध बन नहीं पाएगा। संबंध बन नहीं पाएगा तो ये जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा? इम्पटी रिलेशन होगा, जिसका एक और नाम है वाइड रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइड रिलेशन। मतलब कि कोई भी एलिमेंट बना ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑर्डर पेयर बना ही नहीं। इसको r इज इक्वल टू 5 लिखेंगे।
है ना, हमने पढ़ा भी था, कल भी मैंने बताया था इम्पटी सेट, तो कुछ वैसा ही ये इम्पटी रिलेशन है, इसमें रिलेशन पॉसिबल नहीं है दोनों सेट के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे स्लाइड पर। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, कहा गया है कि a relation R from set A to B is said to be universal relation if each element of A is related to every element of B। अगर सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं, है ना, वो किसके साथ संबंध बना रहे हैं? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन बना रहा है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट है, एक था इम्पटी रिलेशन और अभी दूसरा टॉपिक है यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पटी रिलेशन में सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा था, जबकि अगर यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन बना रहा है। बस दोनों अपोजिट बातें, इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इम्पटी रिलेशन में सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, जबकि यूनिवर्सल रिलेशन में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल से देखेंगे। जैसे लिखा गया है कि सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट है 1 और 2, सेट बी में हमारे पास फिर से दो एलिमेंट है 3 और 4। ठीक है, एक बात बताओ आप कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी से अगर रिलेशन बनाएगा तो यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 से पॉसिबल होगा, 4 से पॉसिबल होगा, तो 1 3 1 4 रिलेशन बनाए, दो रिलेशन बनेंगे। फिर 2 से 3 का रिलेशन होगा, 2 से 4 का रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, प्रत्येक एलिमेंट बनाना है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 से 3 का रिलेशन बना, 2 से 4 का रिलेशन बना। तो बोला गया था कि अगर दो सेट हैं, एक सेट में 1 2 है, दूसरे सेट में 3 4 है, और रिलेशन अगर इस प्रकार का दिया गया है, तो बताइए कि ये कैसा रिलेशन है? तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। ये कैसा रिलेशन हुआ? ये यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। ये बात सबको समझ में आया होगा? ये कैसा रिलेशन हुआ? यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। ये भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो R है वो किसके बराबर है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है उसमें आप देखेंगे कि R किसके बराबर आ रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B के बराबर आ रहा है। यार आना भी चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? जब मैं बोल रहा हूँ कि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के साथ पेयर बनाएगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी तो यही होता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर फ्रॉम सेट A टू B। सेट A से सेट B में कितने पेयर बनाए जा सकते हैं, उन सभी का जो एक कलेक्शन है, उन सभी का जो एक सेट है, उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑर्डर पेयर 4 थे जो कि रिलेशन के हमारे पार्ट हैं, तो ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर है, इसलिए ये क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि जब भी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यहाँ पे R किसके बराबर हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपने तीसरे स्लाइड पर। ठीक है, बिना किसी विलंब के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि लेट R बी अ रिलेशन ऑन सेट A सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। R एक रिलेशन है इस प्रकार से कि हर एक एलिमेंट सेट A का खुद से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है ओनली, बड़ा जोर देके मैं लिखा हूँ यहाँ पे ओनली, कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली, ओनली मतलब क्या? कि अगर सेट A में दो एलिमेंट है, 1 और 2, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 1 2 का रिलेशन नहीं होगा, तभी वो कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। सेट A के सभी एलिमेंट जब खुद के साथ, है ना, रिलेट होंगे, जब खुद से रिलेशन बनाएंगे, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अब ये बात जो है, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आगे चल रहे होंगे या कहीं पढ़े होंगे, तो वो कहेंगे कि सर रिफ्लेक्सिव का भी तो ऐसा ही जयकारा था, ऐसा ही नारा था, ऐसा ही कहना था। तो रिफ्लेक्सिव में
और आइडेंटिटी में बस ये ओनली का अंतर है। रिफ्लेक्सिव बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना, और यहां बोला गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। ओनली, ओनली का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ खुद से वो रिलेशन बनाएगा, उसके अलावा और किसी एलिमेंट से वो रिलेशन बनाने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है। यहाँ दिया गया है कि लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5। उसके बाद मैं लिखा हूँ कि देन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। और यहाँ पे दो भागों में एक रिलेशन 1 दिया गया है, एक रिलेशन 2 दिया गया है। अब मैं जब रिलेशन 1 को देखता हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है कि 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है, 4 का रिलेशन 4 से है, 5 का रिलेशन 5 से है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आता है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ, 4 का रिलेशन 4 के साथ और 5 का रिलेशन 5 के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशन 100% आइडेंटिटी रिलेशन होगा यार। ये रिलेशन कैसा रिलेशन होगा? ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन को IA से डिनोट किया जाता है, मैंने लिखा भी होगा, है ना, कि आइडेंटिटी रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है? IA से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट खुद से रिलेशन बना रहे हैं और सिर्फ खुद से बना रहे हैं। इन 5 एलिमेंट हैं और पांचों एलिमेंट खुद से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि खुद से रिलेटेड हैं और इसके अलावा भी किसी और एलिमेंट से रिलेटेड हैं। अगर ऐसा होगा तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा। तो जब मैं R2 की बात करता हूँ, यहाँ पे 1 से 1 का रिलेशन, 2 से 2, 1 से 4 का रिलेशन आ गया, 1 से 4 का रिलेशन आ गया। अब ये जो पॉइंट है कि 1 से 4 का रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनने देगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनने देगा क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन बोल रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहाँ पे 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का 4, 5 के साथ ही सिर्फ होना था। अगर एक भी एक्स्ट्रा पेयर हमें मिला तो वो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं है ये 3 3 4 4 5 5 से रिलेशन बना रहा है। हमें इस बात को भी ध्यान देना होगा, यार हमें तो यहाँ पे एक पेयर 1 4 का भी मिल गया, इस तो अपने अलावा किसी दूसरे से भी तो रिलेशन बना दिया, तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे आपको बढ़ाते चल रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ओर कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए, अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप हमें स्लो कर सकते हैं, है ना। फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ों को दूँ। अगर आप चैनल को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं यार फ्रूटफुल है ना, अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, और देख सकते हैं, लोगों को रिफ़र किया जा सकता है। ठीक है, कंसिडर करेंगे इसको। तो इस तरीके से हम जो है कि कवर करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे आपका समय। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हल्का सा हिंट आपको आइडेंटिटी रिलेशन में ही दिया था कि यार रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ओनली का फ़र्क है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ओनली शब्द नहीं बोलता है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली शब्द बोला जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं पढ़ता भी हूँ, यहाँ पे लिखा गया है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। देखो ओनली वर्ड मिसिंग है ना, आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली वर्ड था, यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में अंतर है। एक बात और जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, है ना। An identity relation is always a reflexive relation, but a reflexive relation may or may not be an identity relation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले ही सवाल में आपको दिखाया था। ठीक है, क्यों नहीं जरूरी है उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ एक सवाल से
यहाँ पे लिखा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव और नॉट, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। अब एक बात बताओ यार, पहला रिलेशन बनाया गया है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, है ना, ए से ए पर रिलेशन चल रहा है। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसे बोल सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी इसे बोल सकते हैं, और आइडेंटिटी रिलेशन भी इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट अवेलेबल है उसका रिलेशन खुद के साथ बन रहा है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई किया और आइडेंटिटी रिलेशन को भी सेटिस्फाई किया। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का कहना था, आइडेंटिटी रिलेशन का, कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ अपने से रिलेशन बनाएंगे। तो 1 1 2 2 3 3 ये रिलेशन बना, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो स्टेटमेंट हमारा नोट वाला यहाँ पे सेटिस्फाई कर जाता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट ये सेटिस्फाई करेगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 1 का रिलेशन 1 से, 2 का रिलेशन 2 से, 3 का रिलेशन 3 से, तो रिफ्लेक्सिव को तो सेटिस्फाई कर गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, लेकिन इसके अलावा 1 से 2 का है, 2 से रिलेशन 1 का है, 1 से रिलेशन 3 का है, तो अपने अलावा कुछ और भी रिलेशन ये बना रहा है। जैसे 1 से 2 का रिलेशन पॉसिबल है, 2 से 1 का, 1 से 3 का, तो अपने से अपना, है ना, मतलब खुद से खुद का रिलेशन तो है, लेकिन इसके अलावा और भी लोगों से रिलेशन है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो रिलेशन हुआ ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हुआ, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी भी हो, लेकिन ये कंपलसरी है कि अगर रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे? बोलिए, अगर समझ में आता है तो कमेंट किया करिए यस, है ना, ठीक है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, पहला भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, दूसरा भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब अगर मैं तीसरे रिलेशन की बात करूं तो यहां मैं तीसरे रिलेशन को देखता हूं, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 1 के साथ है, लेकिन ये जो 2 पेयर दिए गए हैं, क्या इसमें 3 का रिलेशन 3 के साथ है? क्यों 3 का रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए? क्योंकि 3 हमारे सेट का हिस्सा है, और अगर हमारे सेट में अवेलेबल है तो उसका रिलेशन खुद के साथ एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना, कि कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट करेगा और कब रिफ्लेक्सिव रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब जो है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R in a set A is said to be symmetric relation if order pair AB, है ना, if order pair AB belong to relation implies that order pair BA belong to relation। अब ये जो मैथमेटिकल चीज लिखा गया है इसको मैं समझाना पड़ेगा, है ना। ये मैं जो लिखता हूँ ना स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक कॉमा भी, इसको मैं ऑर्डर पेयर पढ़ता हूँ, इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? ऑर्डर पेयर पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको ये जो ई जैसा साइन बना हुआ है ना, इसको मैं बिलोंग टू पढ़ता हूँ। इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? इसको मैं बिलोंग टू पढ़ता हूँ, बिलोंग टू। ठीक है, अच्छा, ये जो साइन है ना ऐसे एरो मार्क, इसको मैं इम्प्लाइज दैट पढ़ रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट। तो इम्प्लाइज दैट
बिलोंग टू और ऑर्डर पेयर। है ना, तीन बातें हैं। कुछ मैथमेटिकल नोटेशन है जिसे कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे बोला गया है बहुत आसान भाषा में, ये बोल सकते हैं कि जब कभी भी एक रिलेशन सेट ए पर लगेगा, ठीक है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन तब कहलाएगा जब अगर ए का रिलेशन बी से है ना, ए बी दोनों ही सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अगर ऐसा फुलफिल नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इस बात को मैंने लिखा भी है कि जो मैंने ऊपर में सेंटेंस लिखा है मैंने उसको लिखा है कि इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ए का संबंध बी से है तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए और इस सेट ए में तीन एलिमेंट हैं 1, 2 और 3, ठीक है। अब रिलेशन 1 जो बनाया गया है उसमें पेयर है 2, 3 एंड 3, 2। तो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 और 3 हमारे सेट ए के ही पार्ट हैं। तो 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है। तो देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा कि नहीं करा? करा ना। क्यों करा? क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन बोल रहा है कि अगर ए का रिलेशन बी से होगा तो बी का भी रिलेशन ए से होना चाहिए। तो अगर 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का भी रिलेशन 2 से होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम आपको, अगर सिमेट्रिक रिलेशन बड़ा अच्छा चीज़ है यार, मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है और मैं काम आ रहा हूँ, तो बात समझ रहे हो? अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है, CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और लेक्चर हमारा आपके काम आ रहा है, तो अगर कभी हमारा काम पड़ा तो आपको भी काम आना पड़ेगा। ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब कई ठोकर हैं सर ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं सर, हमसे तो कभी कांटेक्ट नहीं हुआ आपका, हम बस समझा रहे हैं ना, पता है हमको, काम पड़ेगा भाग जाएगा सब। और बाप रे बाप, है ना। तो देखो अगर 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का भी रिलेशन 2 से होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन को फुलफिल कर रहा है यार। पहला स्टेटमेंट जो रिलेशन 1 में यहाँ पे बनाया गया है उसमें 2 का रिलेशन 3 से है, तो देखो 3 का भी रिलेशन 2 से है, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अच्छा, रिलेशन नंबर 2, देखो 1 का संबंध 2 से है तो 2 का भी संबंध 1 से होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखो 2 का रिलेशन 1 से बना कि नहीं बना? सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो किया। अच्छा, अगर 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का भी रिलेशन 1 से होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 का रिलेशन 1 से बना कि नहीं बना? बना। तो यार पहला भी यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है और दूसरा भी यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है ना, दोनों ही सिमेट्रिक रिलेशन है, दोनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो मैं एक फॉर्म अगर बोलूंगा, एक ऑर्डर पेयर अगर बोलूंगा, तो दूसरा ऑर्डर पेयर मैं उसके अपोजिट में देखूंगा, इस बात को ध्यान देना। तो अगर यहाँ पे 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, तो मैं देखूंगा 2 का रिलेशन 1 से है, हाँ है, फिर ठीक है, आगे बढ़ूंगा। 1 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, है क्या? 3 का रिलेशन 1 से है, चलेगा। 2 का रिलेशन 3 से है तो 3 का रिलेशन 2 से है क्या? 3 का रिलेशन 2 से है, चलेगा। ये भी क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर चौथे पर आते हैं। चौथा जो रिलेशन दिया गया है, 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, मैं देखूंगा है क्या? हाँ है, तो ठीक है, अभी तक फॉलो कर रहा है। फिर 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन आगे 2 से दिख रहा है, ये तो बंद कर दिया, सेट ही बंद कर दिया, आगे दिया ही नहीं कि 3 का रिलेशन 2 से है, तो क्या होगा? ये नहीं चलेगा। चौथा जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 3 रिलेशन ही हमारे सिमेट्रिक रिलेशन होंगे, R1, R2 एंड R3 आर सिमेट्रिक रिलेशन बट R4 आर नॉट, ठीक है। यहाँ पे R1, R2 और R3 सिमेट्रिक रिलेशन है।
ठीक है, लेकिन R4 हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो बताया करिए, कमेंट में डाला करिए, शुभचिंतक हैं हमारे तो, है ना, क्योंकि जैसा आप कमेंट करेंगे बड़ा सीरियसली मैं उसको लूँगा, कंसीडर करूँगा कि हाँ यार ये चीज़ मुझे अपडेट करना चाहिए बच्चों को थोड़ा और अच्छा से, और जो भी दिक्कत आपको आए ज़रूर हमें बताते रहिए, है ना। चलिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो देखते हैं यार कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है। देखिए, कहा गया है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव, है ना, इफ AB belong to relation, if order pair AB belong to relation and order pair BC belong to relation, implies that order pair AC belong to relation। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा गया है, मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब लिखा गया है कि मान लीजिए कि अगर कोई सेट A है जिसपे कि मैं रिलेशन अप्लाई कर रहा हूँ, इस प्रकार से ABC तीनों ही हमारे सेट A के हिस्सा हैं, ठीक है। तो अगर A का संबंध B से है, इफ A इज रिलेटेड टू B, है ना, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, अगर A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो दिस इंप्लाइज दैट A इज रिलेटेड टू C। तो A का संबंध C से होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इस बात को मैं देखूंगा अभी कि जो मैंने बताया उसके आधार पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया हूँ उसको आप देखेंगे और सोचेंगे कि R1 और R2 में कौन ट्रांजिटिव रिलेशन है कौन नहीं है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव रिलेशन से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें लड़कों के फंसने का चांस होता है ना, उलझने का चांस होता है। तो यहाँ पे जैसे सेट ए लिखा गया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक रिलेशन बनाया गया है R1 जिसमें कि कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। तो मैं यहीं से अब थोड़ा सा सीखने की कोशिश करूँगा, आपको सिखाने की भी कोशिश करूँगा, है ना, फिलहाल तो आपको पढ़ा रहा हूँ। तो 1 का रिलेशन 2 से है ना, फ्लो में सब बोलता हूँ यार। तो 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है। अब देखना यार कैसे आपको चेक करना है। 1 का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है, पकड़ते जाना बात को। तो हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, इफ A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, इफ 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, देन एक का रिलेशन 3 से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव है तो अगर एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 3 से है तो एक का रिलेशन 3 से होना चाहिए, पक्की बात है। तो मैं देखूंगा कि एक का रिलेशन 3 से है क्या, हाँ यार है, यहां तक तो चक 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 बैठ रहा है, एकदम ठीक चल रहा है। एक पेयर और बचा, यहाँ पे लिखा गया 2 इज रिलेटेड टू 3, 3 इज रिलेटेड टू 2 लिखा गया, क्या लिखा गया, 3 इज रिलेटेड टू 2। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात सोचूंगा कि 3 मैं देखता हूँ, 3 को, है ना, 3 को देखता हूँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि 2 का रिलेशन 3 से है, सारी संभावनाओं को कंसिडर करूँगा इस एक के चलते। मैं देखूँगा कि 3 कहाँ कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं देखूँगा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मैं कहूँगा कि 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, R1 की बात कर रहा हूँ। 2 का रिलेशन 3 से है और 3 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, A का रिलेशन C से होना चाहिए। क्या 2 का रिलेशन 2 से दिख रहा है पूरे ऑर्डर पेयर यहाँ पे 4 दिए गए हैं, इन चारों ऑर्डर पेयर में क्या 2 का रिलेशन 2 से दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है यार, मामला गड़बड़ा गया, समझ रहे हो। अब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तो R1 यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, R1 यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है, यहीं से पॉइंट पकड़ में आ गया। अच्छा, कोई ठे बच्चा क्या करता, अगर उसके दिमाग पर ये बात नहीं आता, वो खाली इधर से चेक कर लेता, वो कहता है कि सर जी 1 का रिलेशन 3 से है और
3 का रिलेशन 2 से है तो 1 का रिलेशन 2 से होना चाहिए। अब देखिए 1 का रिलेशन 2 से सर है यहां पे, तो ए बाबू बात इसे समझो कि तुमने जो कर्म किए हैं, है ना, खूब अच्छा अच्छा कर्म किए हो, एक ठो उसमें कुकर्म किए हो तो सजा तो होगी ना उस एक ठे कुकर्म का। ये थोड़े कहोगे कि देखो अच्छे आदमी हैं और एक ठो काम गबड़ा दिए हैं, हमको सजा मत दो, एक ठे के लिए सजा भोगना पड़ेगा। तो आपका कोर्ट है सेटिस्फाई कर रहा है, उससे मतलब नहीं है। अगर एक भी पेयर हुआ जो हमको नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि देखो ये चीज की कमी है, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छे हो फिर भी एक काम गलती किए हो, इसलिए सजा मिलेगी। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि हमें हर तरीके से सोचना है। ऐसा नहीं कि खाली इधर से सोच लिया इधर से सोच लिया, एक आध पेयर छोड़ दिए ना। अगर एक आध पेयर उसमें मिल गया कि ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम पक्की बात है कि बोलेंगे कि देखो भैया ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे भले ही आपका इधर सेटिस्फाई किया इधर सेटिस्फाई किया, लेकिन एक पेयर ऐसा भी हमें मिला जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक दूसरा रिलेशन लिया हूँ R2, इसमें भी 3 पेयर बनाए गए हैं। एक का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 2 के साथ है। तो मैं अब R2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं R2 की बात करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखिए कि एक का रिलेशन 3 के साथ है, 1 is related to 3 and 3 is related to 2। एक का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन 2 के साथ है। अब आप एक बात बताओ कि जब एक का रिलेशन 3 के साथ 3 का रिलेशन 2 के साथ, तो एक का रिलेशन 2 के साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। इसमें दिख रहा है क्या? दिख रहा है यार, ठीक बात है, सेटिस्फाई तो कर गया, अच्छी बात है। और कुछ सोचेंगे क्या? और कुछ जो आपके दिमाग में आ रहा हो तो देख लीजिए मिला जुला के। यार एक ही पेयर यहाँ पे बन रहा था कि एक का 3 से, 3 का 2 से, तो एक का जो है कि 2 से होना चाहिए, ऐसे हमने मिला लिया और ये सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। बाकी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 3 का रिलेशन 2 से है और 2 का कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगे मिलाएंगे क्या? फिर एक का रिलेशन 2 से है, सोच सकता हूँ, और 2 का इसमें भी कहीं रिलेशन आगे है नहीं, तो मिलाएंगे क्या? तो एक जो पेयर बन रहा था कि एक का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 2 से है, वहीं से अपना जो एक रिजल्ट निकाल देंगे कि देखो एक का रिलेशन 2 से होना चाहिए और यहाँ पे है भी, इसलिए हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो गया, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन फुलफिल कर गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे रिलेशन जो मैं समझा रहा हूँ बारी बारी से आप नोट करते चलिए और समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा इधर उधर करके देखना मेरे को, है ना, दौड़ा के देखना। अच्छा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है हमें इक्विवेलेंस रिलेशन। वो हमें क्या पढ़ना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो देखो बच्चों लिखा गया है कि रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जब उसमें तीनों की खूबी होगी, जब उसमें रिफ्लेक्सिविटी भी होगा, सिमेट्रिसिटी भी होगा, ट्रांजिटिविटी भी होगा, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? तब वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो समझ में आ गया यार कि एक रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही प्रॉपर्टी को फॉलो करना जरूरी है। तो आपके लिए एक एग्जांपल लिया हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें कि 3 एलिमेंट है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया गया है, पूछा गया कि रिलेशन का नेचर बताइए कैसा है। तो मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करता हूँ।
तो जब मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक करूंगा तो मैं कहूँगा कि देखो यार, यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ पॉसिबल होना चाहिए। और इसमें है कि नहीं है मैं मिलाऊंगा, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ पॉसिबल है। तो देखो यार, रिफ्लेक्सिविटी तो फॉलो कर रहा है ये। सिमेट्रिसिटी की बात आई, तो सिमेट्रिक रिलेशन पे भी चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं एक बार सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है इसको एक बार देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि देखिए, अगर एक का रिलेशन 2 से है, अगर एक का रिलेशन 2 से है, पहला ही पेयर यहां पे दिख रहा है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 का भी रिलेशन 1 से होना चाहिए, यहां पे है, देन 2 इज रिलेटेड टू 1, ठीक बात है। फिर मैं देखूंगा कि 1 का रिलेशन 1 से है तो ये जो है ना, ये अगर हम खुद से रिलेटेड है तो ये ऑलवेज सिमेट्रिक है, ठीक है। फिर 2 का रिलेशन 2 से, ठीक बात है यार, ये भी सिमेट्रिक होगा, उल्टा पुल्टा इसको लिखेंगे वही लिखाएगा। फिर 3 का रिलेशन 3 से, अब उल्टा पुल्टा इसको भी लिखोगे वही लिखाएगा। तो जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो तो सिमेट्रिक होता ही है ना, कहना क्या है। तो एक ही चीज था कि 1 का रिलेशन 2 से था, तो 2 का रिलेशन 1 से है, चेक करना है हमें ये है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो निश्चित तौर पे हाँ, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो 2 प्रॉपर्टी तो फॉलो कर गया। अब हम चेक करेंगे कि भैया देखो, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करने के लिए इस वाले पोर्शन में तो नहीं सोचना है कि देखो ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। यहां मैं देखता हूं कि अगर एक का रिलेशन 2 से है और 2 का रिलेशन 1 से है, तो हमें यह चेक करना पड़ेगा कि 1 का रिलेशन 1 से है कि नहीं है। शुरुआत में ही आपको दिखेगा यहां पे कि 1 का रिलेशन 1 से दिया गया है यहां पे, तो भाई 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया गया था, तभी तो ये रिफ्लेक्सिव था। तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव नेचर भी दिखता है, यहाँ पे हमें सिमेट्रिक नेचर भी इसका दिखता है, और यहाँ पे हमें ट्रांजिटिव नेचर भी इसका दिखता है। तो कुल मिला के बोल सकता हूँ कि देखो भैया, इसमें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गए, इसलिए दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन और भी करेंगे, घबराना नहीं है। अभी मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ कि देखो ये चीज़ ऐसा होता है, ये चीज़ ऐसा होता है। अभी आप लोगों को एक मैं लेक्चर 3 में एक मैं PDF बनवाने वाला हूँ, और उस PDF में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, और उस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कि आपके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जितना भी मैंने पढ़ाया है उन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहेंगे, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होगा, फिर सब्जेक्टिव टाइप भी आपको लेकर के आऊँगा। ऑब्जेक्टिव बेसिकली CUET के लिए लाऊंगा, और सब्जेक्टिव बेसिकली मैं बोर्ड के लिए लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन था। इनवर्स रिलेशन होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है फ्रॉम सेट A to B, और उससे जो पेयर बनता है उसको जस्ट आप अपोजिट लिख दीजिए, वो आपका इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। उसको आप क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। कैसे? मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, बड़े पेशेंस से समझिएगा पहले, है ना, कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बजाय एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझाता हूँ, फिर पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेट A है और इसमें कि 3 एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 4, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा सेट B है जिसमें कि 2 एलिमेंट दिए गए हैं 3 0। तो इधर हो गया 1 2 4 और सेट B हो गया 3 0, तो 3 0। अब कह रहा है कि जो रिलेशन बनाया गया है 1 3 4 0 एंड 2 3 R इज इक्वल टू, ये रिलेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि रिलेशन बना हुआ है क्या, 1 3 4 0 एंड 2 3, इनका रिलेशन जो है कि
बनाए। ठीक, तो पूछा गया कि बताइए आर इनवर्स क्या होगा। तो देखो यार, आर इनवर्स क्या होगा ना, बताया गया कि कोई भी रिलेशन इनवर्स रिलेशन तब कहलाता है जब डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाए, रेंज ऑफ आर के बराबर हो जाए। तो ये बात समझिएगा कि रिलेशन में रेंज क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर का सेकेंड कंपोनेंट का जो सेट होता है वो रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है उसका मैं सेकेंड पेयर अगर देखूँ तो 3 है, 0 है और 3 फिर से रिपीट हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा रेंज है वही क्या होगा, इसका डोमेन होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको उल्टा लिखने वाला हूँ, ये जो भी पेयर बने हुए हैं मैं इसको उल्टा लिखने वाला हूँ। मैं 3,1, 0,4 और 3,2 लिखने वाला हूँ। इसको मैंने लिखा भी था कि देखिए कोई भी रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन पूछे, आप देख लीजिए कि रिलेशन ए टू बी क्या बना है और उसके ऑर्डर पेयर को बस शिफ्ट कर दीजिए, है ना, इंटरचेंज कर दीजिए। ए बी है तो उसको आप बी ए के तरफ लिख दीजिए। ठीक है, तो वो जो रिलेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। वो जो रिलेशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ रिलेशन कहलाएगा। ऐसा करने से जो रेंज ऑफ रिलेशन है वो डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन हो जाता है और जो डोमेन ऑफ रिलेशन है वो रेंज ऑफ इनवर्स रिलेशन हो जाता है। यहाँ पे डोमेन और रेंज आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है रिलेशन का वो इनवर्स रिलेशन का सेकेंड कंपोनेंट हो जाता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन का क्या कहलाता है, डोमेन। अब जब ये इनवर्स रिलेशन का सेकेंड कंपोनेंट बनेगा तो यह क्या कहलाएगा, उसका रेंज। तो जो हमारा डोमेन है रिलेशन का वो क्या है, इनवर्स रिलेशन का रेंज है, और जो हमारा रेंज है किसका, रिलेशन का, वो डोमेन है किसका, इनवर्स रिलेशन का। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो लोगों के पास हमारे मैसेज को पहुंचाइए और ज़्यादा लोगों से बातचीत करिए कि भैया देखो एक गुरुजी आए हैं मार्केट में और नया नया है, अभी लॉन्च हुए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आपके लिए नया होंगे, हालांकि हम जो है कि वेब क्लासेस में रामनगर में अपनी सर्विस बहुत पुराने समय से दे रहे हैं। तो अगर मज़ा आ रहा है तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। ओके।